नमस्कार विद्यार्थियों। आज का जो टॉपिक है वो है लोक प्रशासन का महत्व। आपको पहले के अपने वीडियो में मैंने आपको बताया कि लोक और प्रशासन, जो लोक प्रशासन शब्द है उसका क्या अर्थ है। तो आप उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और आज लोक प्रशासन के महत्व के विषय में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको मालूम ही है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा जब कोई कार्य संपन्न किया जाता है तो उसे प्रशासन कहते हैं। और आज हम आधुनिक समाज की बात करें तो प्रशासन की जो गतिविधियां हैं, जो प्रशासन के कार्य हैं, बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हैं। और प्रशासन ऐसा नहीं है कि वो आज की उपज है, बल्कि मानव जाति के साथ ही साथ इसका रूप दिखाई देता है। और भले ही हम इसका नाम प्रशासन नहीं देते रहे होंगे, लेकिन प्रशासन की जो गतिविधियां हैं वो प्राचीन काल से ही हमारे समाज में देखने को मिलती हैं। और प्रशासन की छत्रछाया में ही आज हम अपना जीवन भी व्यतीत कर रहे हैं। जब हम महत्व की बात कर रहे हैं तो हम इसी से इसका महत्व समझ लेते हैं कि जब आज एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके जन्म के से पूर्व ही प्रशासनिक क्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं और वो प्रशासन की छत्रछाया में ही जन्म लेता है और अपना धीरे धीरे अपना बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था व्यतीत करता है। वर्तमान राज्य में अगर हम संविधान की बात करें, वर्तमान समाज में, तो संविधान का अस्तित्व भी तभी है जब प्रशासन है। प्रशासन ही संविधान की जो भावना है, जो आत्मा है, जो उसके उद्देश्य हैं, जो उसके लक्ष्य हैं, वो प्रशासन के द्वारा ही क्रियान्वित किए जाते हैं। वर्तमान राज्यों में जो लोक प्रशासन में जो कि विभिन्न क्रियाओं को संचालित करता है, संधारित करता है, वो संविधान के द्वारा ही निर्देशित है। वर्तमान में जो संविधान है उसमें एक विशेष लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उद्देश्य निर्धारित किया गया है, लोक कल्याणकारी समाज की स्थापना। और इस शब्द के साथ ही जो प्रशासन है उसके उद्देश्य अनगिनत हो जाते हैं। और लोक प्रशासन प्रत्येक राज्य का एक अनिवार्य लक्षण है, चाहे वो पूंजीवादी है, समाजवादी हो, अधिनायकवादी हो, या इनमें से प्रत्येक में उसकी जो भूमिका अगर हम देखें तो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य का दर्शन प्रत्येक प्रणाली में व्यक्तिवादी के स्थान पर सामुदायिक हस्तक्षेप से हस्तक्षेपनीय और नियामक से जनहितकारी हो गया है। और ये भी कहा जाता है कि यदि समाज में सबसे अधिक कार्य दायित्वों के बोझ से लोक प्रशासन दबा है और प्रत्येक व्यक्ति या समुदाय को अपनी कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति का एकमात्र स्रोत या विकल्प यही नजर आता है, तो उसके पीछे राज्य की यह भावना है जो संपूर्ण समाज को सुखी, निष्कंटक और शांतिपूर्ण जीवन यापन देने का संकल्प उठाए है। इस तरह से सभी जो महत्वपूर्ण हैं कारक तत्व जो बताए हैं अभी मैंने, वो समाज को बृहद समाज में परिवर्तित कर देता है और इसके लिए एक बड़ी सरकार के रूप में प्रशासन अस्तित्व में आया है। मार्क्स के अनुसार जो बड़ी सरकार हैं उनको अपने कार्यकलापों को संपन्न करने के लिए बड़े संसाधनों की आवश्यकता होती है, लेकिन
उसमें जो प्रशासनिक मशीनरी है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अब हमें देखते हैं कि जो प्रशासन है वो विभिन्न व्यवस्थाओं में किस तरह से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। पहला हम लेते हैं लोक कल्याणकारी प्रशासन। हमारे संविधान में ही लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का दायित्व रखा गया है और आज का राज्य वो लोक कल्याणकारी है। और इस लोक प्रशासन के द्वारा नागरिकों की सर्वोमुखी सर्वांगीण उन्नति के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार की जो सुविधाएं हैं या जो पर्यावरण है वो प्रशासन के द्वारा ही उपलब्ध करवाया जाता है, जिससे कि वो अपने इन्वायरमेंट से को देखते हुए अपने इन्वायरमेंट के अनुसार उसमें अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार अधिकतम संभव विकास कर सके। और हम ये भी देखते हैं कि पहले राज्य और उसका प्रशासन का जो स्वरूप था वो पुलिस प्रशासन था, जो कि अब उसके स्थान पर लोक कल्याणकारी प्रशासन के रूप में परिवर्तित हो चुका है। और पहले से तात्पर्य हमारा कि स्वतंत्रता से काफ़ी पहले जो कि हम ये कह सकते हैं उसमें पुलिस प्रशासन था, लेकिन अब हमारा जो राज्य है, हमारे देश की बात कर रही हूँ, बाकी तो लोक कल्याणकारी जो प्रशासन है ये बहुत पहले से उसको हम किसी तारीख की सीमा में नहीं बांध सकते। तो हमारा जो समाज है, जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, उसको क्रियान्वित प्रशासन के द्वारा ही किया जाता है। प्रशासन ही वो साधन है जो इस उद्देश्य की पूर्ति करता है। और अगला जो बिंदु आता है कि प्रशासकीय राज्य की अवधारणा, लोक कल्याण की अवधारणा ने ही पुलिस राज्य को प्रशासकीय राज्य में बदला है। इसका तात्पर्य ये है कि कोई भी, भले ही हमारे यहाँ लोकतंत्र की स्थापना की गई है, सब कुछ है, लेकिन जो लोक कल्याण की जो अवधारणा है उसको क्रियान्वित का स्वरूप हमारे प्रशासन ने दिया है। इसलिए प्रशासन बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। और देखें, अगर वास्तविक परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये लोक प्रशासन के द्वारा ही समस्त नीतियों का निर्धारण भी किया जाता है और क्रियान्वयन भी किया जाता है। इसलिए दूसरे रूप में हम इसे आज के जो समाज में, जो कि लोकतांत्रिक समाज हैं, उनको हम लोक कल्याणकारी राज्य भी कहते हैं। और ये लोक कल्याणकारी राज्य की भावना को क्रियान्वित करने का जो कार्य है वो लोक प्रशासन के द्वारा ही किया जाता है। हर फाइनर जो कि प्रशासनिक विद्वान हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो प्रशासन है वो झूले से लेकर कब्र तक मानव के साथ है। लेकिन मेरा मानना ये है कि सिर्फ झूले से कब्र तक ही नहीं, बल्कि झूले से पहले और कब्र के बाद तक मानव के साथ है। कैसे? क्योंकि जब एक माँ गर्भवती होती है तो उस समय जो टीकाकरण होता है आने वाले बच्चे के लिए, वो भी प्रशासन का कार्य है। और जब एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके पश्चात भी उससे संबंधित उत्तरदायित्व, कि जैसे उसकी प्रॉपर्टी है, कुछ है, तो उसको जो उसके पास क्या कहते संसाधन, जो भी उसके वो हैं मलकियत है, उसको दूसरों के नाम स्थानांतरित करना और उसका डेटा रखने का कार्य भी प्रशासन के द्वारा किया जाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वो झूले से कब्र तक ही नहीं, बल्कि झूले से पहले और कब्र के बाद तक प्रशासन की क्रियाएं चलती रहती हैं। अगला जो महत्व का बिंदु बताते हैं वह है सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का साधन। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि तृतीय विश्व के अनेक राष्ट्रों में सामाजिक आर्थिक विषमताएं दिखाई देती थी। भारत जैसे विकासशील देशों में आर्थिक शक्तियों के केंद्रीकरण और जनसंख्या विस्फोट ने भूखमरी, बेकारी, गरीबी जैसी समस्याएं बहुत ज़्यादा व्याप्त हो गई थीं। वहीं सामाजिक रूप से ऊंच नीच, छुआछूत जैसी भावनाएं भी समाज में काफ़ी प्रबल थीं। राज्य के द्वारा इन्हें मिटाने के लिए संवैधानिक संकल्प, नीति प्रदर्श को साकार करने का दायित्व लोक प्रशासन के कंधों पर ही
आ गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार प्रशासन सभ्यता का रक्षक मात्र ही नहीं, अपितु सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का महान साधन भी है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा समाज को एक दिशा में ले जाने का कार्य किया जाता है और समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ हैं उनको प्रशासन के सहयोग से ही समाप्त किया जा सकता है। जैसे वर्तमान में हम देखते हैं दहेज प्रथा अब उतनी नहीं रही है। मैं ये नहीं कहती कि हाँ प्रथा समाप्ति हो गई है, लेकिन जो भयावह स्थिति पहले थी शायद उसमें काफ़ी परिवर्तन आ चुका है। जैसे विधवा विवाह, बाल विवाह, इन सब पे बाल विवाह पे रोक लगी है, विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया गया है। छुआछूत बहुत समझते हैं कि बहुत कम हो गया है। तो ये सब प्रशासन का ही दायित्व है, प्रशासन का ही कार्य है, जो कि हम उसके कार्यों को देखते हैं और हमारे सामने दृष्टिगोचर होता है कि इसमें किस तरह से परिवर्तन आया है। अगला जो बिंदु हम लेते हैं वो है सभ्यता का रक्षक। नॉनहम जो कि विद्वान हैं, उन्होंने बहुत पहले ही कह दिया था कि यदि हमारी सभ्यता नष्ट होती है तो यह प्रशासन की असफलता का ही परिणाम होगा। क्यों? क्योंकि जो प्रशासन है उसी के द्वारा कार्य किए जाते हैं, जनहितार्थ कार्य किए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं और जहां अराजक और समाज होता है वहां अराजकता को भी समाप्त करने में प्रशासन का ही कार्य होता है। समाज की सुरक्षा का दायित्व भी प्रशासन पर ही होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि सभ्यता नष्ट होती तो इसका मतलब प्रशासन असफल रहा है। तो सभ्यता का रक्षक के बिंदु में अगर हम देखें तो यहाँ भी हमारी प्रशासन की जो क्रियाएं हैं वो अधिक महत्वपूर्ण हैं। अगला बिंदु हम लेते हैं कि प्रशासन एक नैतिक कार्य है। आधुनिक समाज में जो दुष्प्रवृत्तियां हैं वो सभ्यता को समाप्त कर देती हैं। समाज में भ्रष्टाचार आदि को बढ़ावा मिलता है, समाज नैतिक पतन की ओर अग्रसर होती है। तो ऐसे समय में कहा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो समाज में शुचिता, नैतिकता सुनिश्चित करने हेतु लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उनको क्रियान्वित करने का कार्य हमारी प्रशासनिक व्यवस्था को ही है। अगला बिंदु है प्रशासन एक अनिवार्यता, अर्थात इसका मतलब ये है कि जनता के लिए नीति का निर्माण राजनीतिज्ञ करते हैं। तो नीतियां तो बहुत अच्छी बन जाएं, लेकिन यदि अगर उनको क्रियान्वित ना किया जाए तो उन नीतियों का कोई भी मतलब नहीं होता है। सॉरी। हरमन फाइनर ने कहा कि किसी देश का संविधान कितना ही श्रेष्ठ हो, मंत्रीगण कितने भी योग्य हों, बिना प्रशासनिक दक्षता की उनको व्यवहारिक रूप नहीं दिया जा सकता। इसी तरह से अगला बिंदु आता है नीति को व्यवहारिक रूप देना। व्यवस्थापिका नीति का प्रारूप बनाती है, लेकिन अगर हम व्यवहारिकता देखें तो नीति बनाने में भी प्रशासन का महत्वपूर्ण दायित्व होता है, क्योंकि ये अनुभवी होते हैं और अपने अनुभव के आधार पर नीतियों का मसौदा बनाते हैं, प्रारूप बनाते हैं। व्यवस्थापिका उसको पास करती है और पास करने के बाद फिर प्रशासन उसे क्रियान्वित करती है। तो नीतियाँ कितनी भी अच्छी बने, अगर उनको क्रियान्वित नहीं किया जाए तो उसका कोई भी मतलब नहीं होता है, उसका कोई भी ऐसा हम ये कह सकते हैं उसका कोई भी वही है ही नहीं। क्या मतलब है उस चीज़ का जब उसे क्रियान्वित ही ना किया जा सके। अगला बिंदु आता है सामाजिक स्थिरता में योगदान, समाज का प्रेरणा स्रोत। हम समाज में देखते हैं कि जो पुराने विचारधाराएं हैं उनमें परिवर्तन लाने का कार्य, नए मूल्य हैं उसको स्वीकारने का कार्य, इन सभी में प्रशासन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसमें सामाजिक प्रगति के जो स्वस्थ तत्व हैं उनको प्रोत्साहित करता है प्रशासन, और आर्थिक सामाजिक उन्नति की जो समस्याएं आती हैं बीच में उनको समाप्त करके प्रशासन
समाज को अपना योगदान प्रदान करते हैं, समाज को अग्रसर करते हैं। अगला महत्व का अगर हम बिंदु देखें तो है आपातकालीन या युद्धकालीन सेवा। युद्ध काल और परिस्थितियों में लोक प्रशासन संपूर्ण जनशक्ति, देश के संसाधन आदि का संगठन, निर्देशन, प्रतिरक्षा के लिए करते हैं। वह देश में वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन वितरण को ऐसे समय में सुचारू रूप से बनाए रखने में योगदान देते हैं। अगला बिंदु हम देख सकते हैं कि प्रशासन सर्वाधिक महत्व हासिल करता है। हमारा जो कुशल प्रशासन है सरकार का एकमात्र अवलंब है, जिसकी अनुपस्थिति में राज्य ही शत-विशत हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो लोक प्रशासन विषय है बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। राज्य हो या समाज, हमारी भौतिक प्रगति सभी का आधार प्रशासन है। लोक प्रशासन सरकार की वह एकमात्र एजेंसी है जिसने व्यवस्था कायम रखी है, प्रगति हेतु शांति सुनिश्चित की है, उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया है। इस प्रकार से मानव जाति के लिए एक निश्चित माहौल, निश्चितता प्रदान की है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि प्रशासन ही हमारा वो इकाई है जिसके द्वारा कि हम समाज को जो देखते हैं, जो जिस रूप में हमारा समाज है वो सभी प्रशासन की ही देन है। और इन्हीं शब्दों के साथ उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।